Student, today we will learn about antepartum hemorrhage part सेकेंड फ्रॉम मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो नए व्यूवर्स हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो इसमें अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप ही मिल पाए और आप भी बेनिफिट उससे ले पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो पार्ट 1 था वो भी काफ़ी लेंदी हो गया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि ये जल्दी से फिनिश करूँ और शॉर्ट हो। तो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कुछ भी स्किप करने का मन नहीं करता है, तो वो वीडियो जो होता है थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो आप उसको पार्ट्स पार्ट्स करके देख सकते हैं, यानी कि आप उसको तोड़ तोड़ के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया है आज, हमने कल देखा था। इससे पहले देखो हमने देख लिया था ये प्लेसेंटा अब्रप्शो देखा था ना, ये देख लिए, ये हमने देख लिया था। ठीक है, अब्रप्शो प्लेसेंटा हमने देख लिया था। एंटीपार्टम हेमरेज के क्या कारण होते हैं, कितने क्या उसके रिस्क फैक्टर और टाइप क्या होते हैं, ये सब हमने ग्रेडिंग वगैरह सब देख ली थी। तो आज हम देखेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया किसे कहते हैं? जब प्लेसेंटा जब होता है, यानी कि जब प्लेसेंटा क्या होता है, इम्प्लांटेड पार्शियली और कम्प्लीटली ओवर द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जब लोअर, जैसे ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, तो इसके जो होता है वो पार्शियली या फिर कम्प्लीटली क्या होता है, वो यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो अपर पोल में ना होकर लोअर पोल में इम्प्लांट होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं। और वो जो होता है ये जो इंटरनल ऑस के आसपास रहता है, मतलब इंटरनल ऑस के पास रहता है, इट कॉल प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे ये सर्विक्स है, और ये सर्विक्स जो होती है, यानी कि जो इंटरनल ऑस है, वहाँ पे ये पूरा इस तरीके से ये प्लेसेंटा ने क्या कर लिया, यहाँ पे इम्प्लांट हो गया। तो ये हो गया फुली, मतलब इसके टाइप में आप देख लेंगे ये कौन सा टाइप का है। तो ये इस तरीके से इम्प्लांट होता है। ठीक है, जनरली जो ये प्लेसेंटा होता है ये अपर पोल में यहाँ पे इम्प्लांट होता है, लेकिन अभी ये क्या है, पहले ही इम्प्लांट हो चुका है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो क्या होते हैं कि एक तो होती है ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी। ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी का मतलब क्या, जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है, यानी कि वो नीचे की ओर को आ जाता है, मतलब इधर नीचे डाउन में वो जब गिर जाता है, यानी कि जब वो इधर इधर पे इम्प्लांट हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो वहीं पे क्या होता है, लोअर पोल पे इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के। ठीक है, उसी को बोलते हैं। एक तो कॉज ये हो गया कि जो फर्टिलाइज जो ओवम होता है वो ड्रॉप डाउन होगा, और दूसरा हो गया परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी, यानी कि जो ये कोरियोनिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, डेसिडुआ कैप्सुलस में जो होती है कोरियोनिक एक्टिविटी कंटिन्यू, मतलब वो होती रहती है, मतलब लगातार उसकी एक्टिविटी अपनी चलती रहती है। ठीक है, कोरियोनिक की। तो उससे क्या होगा कि और जो कैप्सुलर प्लेसेंटा में जो होता है सब्सिक्वेंट जो डेवलपमेंट होता है, जो लोअर पार्ट के डेसिडुआ वगैरह के कांटेक्ट में आता है, जब यहाँ पे इसका जब कंटिन्यूएशन में इसका जब ये होता जा रहा है, इसका जो एक्टिविटी होती है, तो कोरियोनिक उसकी कोरियोनिक की डेसिडुआ कैप्सुलस में, तो यहाँ से ये कंटिन्यूएशन में जब इसकी एक्टिविटी होती रहती है, जो कैप्सुलर प्लेसेंटा में जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है, लोअर पार्ट में उसका जो होता है, लोअर पार्ट के जो डेसिडुआ होती है, डेसिडुआ वगैरह में उसका कांटेक्ट हो जाता है, मतलब वो कंटिन्यूएशन में वो बढ़ता रहता है और उसकी एक्टिविटी चलती रहती है, तो यहाँ तक भी पहुँच जाता है। और डिफेक्टिव डेसिडुआ में क्या होगा कि इसके वजह से क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है इसका, जो स्प्रेडिंग ऑफ द कोरियोनी विलाई ओवर द वाइड एरिया ऑफ द यूट्राइन वॉल टू गेट द नरिशमेंट, यानी कि जो ये यूट्राइन वॉल होती है उसकी जो प्लेसेंटल जो साइट होती है, यानी कि जो प्लेसेंटा का जो बनने का जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है कि स्प्रेड होता चले जाता है, जो कोरियोनिक विलाई होती है उस वो जो होती है स्प्रेड होती चले जाती है एक वाइड रेंज तक जो यूट्राइन वॉल के, तो वहाँ से क्या रहती है, वो नरिशमेंट को लेती है। नरिशमेंट लेने के लिए वो क्या करती है, डिफेक्ट जो भी उसकी जो उसका जो एक्टिविटी होती है चलती रहती है, और वो उस मतलब उसकी जो यूट्राइन वॉल होती है उसके काफ़ी पार्ट को वो
एंगेज कर लेती है। तो उस किसके लिए ले रही है, वो नरिशमेंट के लिए ले रही है, क्योंकि जो डिफेक्टिव डेसिडुआ होने की वजह से, जब डिफेक्टिव डेसिडुआ होती है ड्यू टू एनी रीज़न, कुछ उसका स्कार फॉर्मेशन है, कुछ ऑपरेशन हुआ है या जो भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे उसको नरिशमेंट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वो नरिशमेंट लेने के लिए स्प्रेड होता रहता है और वो फिर लोअर मतलब वो स्प्रेड होता रहेगा वाइड रेंज तक का, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे लोअर पोल पे भी इम्प्लांट हो जाता है। तो बिग सरफेस एरिया का मतलब भी यही है कि जो प्लेसेंटल जो साइट होती है, जैसे बेबी अगर ट्विंस हैं तो इसको जो होता है ज़्यादा मतलब इसको अब यहाँ पे क्या होगा, उसको ज़्यादा एरिया चाहिए प्लेसेंटा को बढ़ने के लिए, तो वो यहाँ पर भी इंटरनल ऑस के ऊपर भी वो प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं कि जो मल्टीपैरिटी वुमेन होती है उसमें होता है, और इंक्रीज मैटरनल एज जैसे जैसे ज़्यादा होती रहती है 35 से ऊपर तो भी होगा, और अगर पहले से सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री है या फिर कोई उसका स्कार है यूट्रस में, जैसे कि उसकी कोई मायोमैक्टोमी और हिस्टेक्टोमी, टॉमी बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो हिस्टेक्टोमी या मायोमैक्टोमी होगी तो उसके वजह से कोई ना कोई ऑपरेशन, जैसे कहने का मतलब यूट्रस का, तो कोई ना कोई स्कार फॉर्मेशन है, तो ये भी एक कॉज होता है, कॉल करता है प्लेसेंटा प्रीविया को डेवलप करने के लिए। और प्लेसेंटा का जो साइज़ होता है वो भी डिपेंड करता है, उसका साइज़ और एबनॉर्मलिटी जो कि डिपेंड करती है। ये भी जो साइज़ होता है वो अपने उसमें ऑड होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा, तो वो लोअर पोल में इम्प्लांट हो जाता है एबनॉर्मली, ठीक है। और स्मोकिंग भी इसका एक कॉज है कि जब स्मोकिंग जो होती है वो कॉज करती है प्लेसेंटल हाइपरट्रॉफी को, जिसके जब प्लेसेंटल हाइपरट्रॉफी हो जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उसके कंपनसेट करने के लिए जो कार्बन डाई मोनोऑक्साइड को इंड्यूस हाइपोक्सीमिया जो होता है वो कंपनसेट होता है। और इसके वजह से भी क्या होगा कि वो आगे को उसका नरिशमेंट लेने के लिए आगे को बढ़ता रहेगा। और प्रायर कट जो भी कभी क्यूरेट हुआ हो उसका, यानी कि डीएनसी वगैरह हुई, यूट्रस को क्यूरेट किया गया हो, तो भी कभी इसका फॉर्मेशन हो सकते हैं, उसके वजह से भी कॉज होगा। अब इसकी जो डिग्री होती है, इसकी जो टाइप्स और डिग्री, यानी कि टाइप्स और डिग्री सेम है प्लेसेंटा प्रीविया की, तो ये हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4। इस तरीके से आप इसको ग्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार डायग्राम से देख लीजिए। तो ये जो टाइप 1 है, टाइप 1 में क्या होता है, जो प्लेसेंटा है ये एकदम मार्जिन पे है, मतलब ये उसके साइड में है, ठीक है। तो जो 1 और जो 2 होता है, ये जो होता है ये टाइप 1 और टाइप 2 जो होता है ये एंटीरियर वाला, ये माइल्ड होता है। और जो टाइप 3 और जो टाइप 4 होता है ये मतलब ये मेजर टाइप का, मेजर डिग्री में आता है, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या हुआ, ये जो बीच में आप देख पा रहे हैं, ये जो बीच में ये है, ये ओपनिंग है, ठीक है, ये ऑस है। तो यहाँ पर ये अभी सर्विक्स तक नहीं पहुँचा है, एक साइड में इसने मार्जिन में है। टाइप 2 में क्या हुआ, ये इसके थोड़ा और नज़दीक है, मतलब ये मार्जिन मतलब जो सर्विक्स है उसके पास में तक पहुंचा है। टाइप 3 में इसने क्या करा कि उसका जो सर्विक्स है इसको थोड़ा सा इसने यहाँ पे टच किया था, यहाँ पे इसने इसको थोड़ा कवर कर लिया, ठीक है। लेकिन ये पार्शली कवर की, मतलब यहाँ पे पार्शल तक ये पहुंच गया था, यहाँ पे कवर कर लिया, और अब यहाँ पे ये फुली तरीके से कवर कर लिया, इसने पूरी तरीके से यहाँ पे को कवर कर लिया। तो इस तरीके से ये आप ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो टाइप में हम इसको ग्रेड में पढ़ते हैं कि जो टाइप 1 होता है उसको लो लाइंग बोलेंगे। लो लाइंग मतलब जो कि नीचे, आपने देखा था कि जो नीचे की ओर, मतलब कि जो ये मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा का, मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा इज अटैच टू द अपर सेगमेंट, यानी कि ज़्यादा पार्ट उसका जो होता है मेजर पार्ट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपर सेगमेंट में अटैच होता है, जैसे कि यूट्रस के अपर सेगमेंट में देख पा रहे हैं, अपर सेगमेंट में अटैच होता है। लेकिन ओनली लोअर मार्जिन, यानी कि जो उसका नीचे का केवल जो मार्जिन एरिया होता है वो होता है लोअर सेगमेंट में अटैच, ठीक है, नियर टू ऑस। और जो सेकंड पार्ट होता है वो मार्जिनल होता है, यानी कि लो लाइंग हो गया, सेकंड वाले को मार्जिनल बोलेंगे। इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो जो ऑस होती है, इंटरनल ऑस होती है, वहाँ तक पहुँच जाता है और डज नॉट कवर इट, बट लेकिन उसको कवर नहीं करता है, ठीक है, यानी कि मार्जिन में रहता है। और जो थर्ड वाला होता है उसको इनकम्प्लीट और पार्शियल भी बोलते हैं, पार्शियल सेंटर, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो कवर कर लेता है इंटरनल ऑस को पार्शियली, यानी कि इनकम्प्लीटली कवर कर लिया होता है उसने, कवर द इंटरनल ऑस व्हेन क्लोज, ठीक है, बट नॉट इंटायरली डू सो व्हेन फुली डायलेट। लेकिन जब ऐसा लगता है कि उसने कवर कर लिया, लेकिन जब इंटरनल ये जो सर्विक्स जब डायलेट होगी तो वहाँ पे वो फुली तरीके से कवर उसको नहीं किया है, थोड़ी उसको स्पेस मिल जाएगा अगर वो डायलेट होती है, ठीक है। ये
इसमें इनकम्प्लीट तरीके से उसने उसको कवर किया है। और जो फोर्थ वन है इसमें तो उसने कम्प्लीटली उसको कवर कर लिया, जैसे कि आपने अभी डायग्राम में भी देखा था, तो कम्प्लीटली कवर द इंटरनल ऑस, ठीक है। और जब इवन अगर जो सर्विक्स होती है वो फुली डायलेट भी हो जाएगी, तब भी क्या है कि वो कवर ही रहेगा, क्योंकि उसने पूरी तरीके से, ये आप बीच में देख पा रहे हैं ये वाले में, इसमें पूरी तरीके से उसने कवर कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे को उसने अभी जो दूसरे वाले में आप देख पा रहे हैं, इसमें उसने लो लाइन में एक लाइन नीचे तक आ चुका है, लेकिन इसने कवर नहीं किया। यहाँ पे इसने पार्शली कवर कर लिया है मार्जिन में। तो कहने का मतलब जब पूरी तरीके से कवर कर लेगा, तो जब सर्विक डायलेट भी हो जाएगी तो भी ये ओपनिंग उसकी इससे कवर रहेगी प्लेसेंटा से, ठीक है। तो पार्शियल और लो लाइन जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो 32 to 30 वीक्स तक का रिजॉल्व हो जाएगा बाय द जेस्टेशन। और इसमें कैसे हो जाएगा, जब स्ट्रेचिंग होगी और थिनिंग होगी लोअर सेगमेंट। अब जब लोअर सेगमेंट स्ट्रेच होता है, यानी कि जब डायलेट होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ में, तो वो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ को ज़्यादा खींचेंगे तो वो थिन भी होगी। तो जब वो थिन होगी तो वहाँ से क्या होगा कि जो प्लेसेंटा होता है वो मूव द प्लेसेंटा अवे फ्रॉम द इंटरनल ऑस। तो ये जो इंटरनल ऑस है इससे वो हट जाएगा, थोड़ा सा अलग को हो जाएगा, और ओपनिंग उसकी मिल जाएगी, कहने का मतलब। तो नॉट अपवर्ड मार्जिन माइग्रेशन ऑफ द प्लेसेंटा। और जो माइल्ड डिग्री होती है 1 and 2 होती है, जो कि एंटीरियरली होगी, और मेजर डिग्री जो होती है वो 2nd and 3rd and 4th होती है, जो कि पोस्टीरियरली होगी, ठीक है। तो ये तरीके से आप इसे देख सकते हैं। एक बार डायग्राम से एक बार और समझ लीजिए। ये जो मेजर टाइप का है, ये मेजर टाइप है, जो कि मेजर टाइप में आते हैं 4 और 3rd, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप, ये जो है इंटरनल लॉस है, ये सर्विक्स है। तो जो इंटरनल लॉस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये जो इंटरनल लॉस है ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है। ये जो इसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पे इसने पूरी तरीके से इसको ओपनिंग को कवर कर लिया, ये आप देख पा रहे हैं। तो इंटरनल लॉस को जो होता है इसने पूरी तरीके से प्लेसेंटा ने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। और यहाँ पे देखिए, इसमें जो प्लेसेंटा है, ये देखिए अभी इसमें जो ये ओपनिंग है यहाँ पे, ये इसमें थोड़ी सी जगह भी बची है, यानी कि पूरी तरीके से इसने कवर नहीं किया है, ठीक है, 3rd डिग्री में। और अब यहाँ पे जो माइनर वाले हैं ये होते हैं आपके 2 और 1st and 2nd माइनर में आएगा। तो प्लेसेंटा जो एज होता है वो यहाँ तक पहुँच गया मार्जिन तक का, लेकिन इसने इसको कवर नहीं किया है पूरा, ठीक है। ये तो हो गया ग्रेड 2 वाला, जो कि मार्जिनल प्लेसेंटल प्रीविया भी बोल सकते हैं। और जो ग्रेड 1 होता है ये लोअर एज ऑफ द प्लेसेंटा, यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, जिसमें कि जो प्लेसेंटा जो होता है वो ज़्यादा पार्ट उसका अपर सेगमेंट में रहता है, और 2 सेंटीमीटर जो होता है इंटरनल ऑस तक भी पहुंच जाता है, बट इसको वो पूरा कवर नहीं कर पाता। ये आप देख पा रहे हैं नीचे, ये ऑस की ओपनिंग है, तो इसमें 2 सेंटीमीटर तक इसको पहुंच गया ऑस तक का, लेकिन पूरी तरीके से कवर नहीं किया है। तो डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है वो इसका नेम जो होता है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया को डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और इसके सिम्टम हैं, देखिए प्लेसेंटा प्रीविया के, कि जनरल कंडीशन जो इसकी कंडीशन होती है एनीमिक होगी, और जनरल कंडीशन जो होती है उसकी एनीमिया होगा, मतलब वो जो ब्लड लॉस हो रहा है उसके वजह से वो साफ देखने को मिलेगा कि उसकी जनरल कंडीशन भी ठीक नहीं है और एनीमिक भी है, यानी कि वीक लगेगी पेशेंट देखने से। और जो सिम्टम होंगे उसके, वजाइनल ब्लीडिंग तो 80% तक का होगा, एब्डोमिनल और बैक पेन होगा, यूट्राइन उसके, ठीक है, एंड यूट्राइन टेंडरनेस होगी 70%, फीटल डिस्ट्रेस होगा 60% तक, एब्डोमिनल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे कि हाइपरटोनिक हो सकता है, हाई फ्रीक्वेंसी हो सकती है, जो कि 35% केसेस में देखने को मिलता है। और जो जिसका कोई भी इडियोपैथिक कॉजेस, मतलब इडियोपैथिक होता है जिसका कोई कॉज भी पता नहीं है, फिर भी प्रीमेच्योर लेबर हो जाते हैं, तो वो हो गया 25% केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। और 15% जो केसेस होते हैं उसमें फीटल की डेथ तक हो जाती है प्लेसेंटा प्रीविया में। इसकी जो ब्लीडिंग के कॉजेज़ होते हैं, वो प्लेसेंटल ग्रोथ जो होती है वो स्लो डाउन इन लेटर मंथ में, ठीक है, जो प्लेसेंटल जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होती है इन द लेटर मंथ में। और जो ये इसके जो लोअर सेगमेंट जो होता है उसका डायलेट हो जाएगा प्रोग्रेसिवली। जब ये जो लोअर सेगमेंट होता है, जब इसका प्रोग्रेस होता है, ये डायलेट होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो प्लेसेंटा होगा वो शेड ऑफ द वॉल ऑफ द मसल्स। तो यहाँ से क्या होगा, जब ये स्ट्रेच होगा तो ये प्लेसेंटा जो होते हैं, इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, और यहाँ से क्या होगा, जो प्लेसेंटा जो होता है वो जो होगा शेड ऑफ होगा, और ये मतलब इसकी जो ब्लड वेसल्स होगी वो टॉन होगी, और उससे क्या होगा कि ब्लीडिंग की
ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हाउएवर द सेपरेट कैन बी प्रोवोकेड बाय द ट्रॉमा, और ये कभी कभी ये जो सेपरेशन होता है ये कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई ट्रॉमा हो जाए तो कि ये जो होता है सेपरेट होना स्टार्ट होगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। और ब्लड जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है वो मैटरनल का ही लॉस होता है इसमें, इस वाले में, ठीक है। और जो मैकेनिज्म होता है स्पॉन्टेनियसली कंट्रोल ऑफ द ब्लीडिंग, क्या इसका मैकेनिज्म होता है कंट्रोल करने का, तो जो थ्रोम्बोसिस ऑफ द ओपन साइनसिस, जो ओपन हो चुकी है साइनसिस उसमें थ्रोम्बोस हो जाएगा, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाएगी। और मैकेनिज्म प्रेशर हो जाएगा किसके थ्रू, प्रेजेंटिंग पार्ट, यानी कि जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है वहाँ से डायरेक्ट उसमें क्या लगेगा, वो प्रेस करेगा उसको जो ओपनिंग हो चुकी है साइनसिस की। तो प्रेजेंटिंग पार्ट से जब वो कंप्रेस होगा तो ब्लीडिंग में भी कंट्रोल होगा। और क्या होगा, प्लेसेंटल इन्फाक्शन, यानी कि जो प्लेसेंटल जो होगा वो इन्फाक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि वहाँ पे जो होता है ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता ना, तो इन्फाक्शन की कंडीशन, यानी कि तो ब्लीडिंग कैसे होगी जब वहाँ पे को ब्लड सप्लाई ही ठीक से नहीं हो पा रहा, अल्टर्ड हो जाएगा। और जो प्लेसेंटल माइग्रेशन होता है ये करेगा कि विद द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यानी कि जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है जब उसकी प्रोग्रेस होती है लेंथ वाइज, तो क्या होगा कि जो लोअर प्लेसेंटल एज होता है वो रिलोकेट हो जाएगा, ये रिलोकेट अवे फ्रॉम द सर्वाइकल ऑस, यानी कि जब प्लेसेंटा प्रीविया जैसे मैंने बताया था कि जब लोअर सेगमेंट में वो होता है, मतलब इम्प्लांट होता है, तो जब वहाँ पे को क्या होगा कि जब इंक्रीज होगा उसका प्रोग्रेसिव इंक्रीज होगी लेंथ वाइज, तो जो लोअर सेगमेंट, जो लोअर प्लेसेंटा का जो एज होता है वो वहाँ से हट जाएगा इंटरनल ऑस से, सर्वाइकल ऑस से, ठीक है, थोड़ा सा हट जाएगा, अलग हो जाएगा। और ये डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी डिग्री का प्लेसेंटल प्रीविया है, ठीक है। और ड्यू टू ये जो ड्यू टू ट्रोफोट्रोपिज्म जो होती ग्रोथ ऑफ द ट्रोफोप्लास्टिक टिश्यू जो होती टुवार्ड द फंडस, और ये जो टुवार्ड द फंडस में जो ये ग्रोथ हो रही है एक्स्ट्रा, देयर इज रिसोल्यूशन ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देयर इज द उसका जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसका रिसोल्यूशन हो रहा है। और जो एब्डोमिनल एग्जामिन इसमें करेंगे तो जो साइज ऑफ द यूट्रस जो होता है अगर इसमें देखा जाए तो वो होता है मतलब जो जैसा उसका जेस्टेशनल का टाइम होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका यूट्रस का भी साइज होगा। और यूट्रस जो होता है वो रिलैक्स, सॉफ्ट और इलास्टिसिटी होगी विदाउट एनी लोकलाइज एरिया ऑफ द टेंडरनेस, ठीक है, कोई भी लोकलाइज एरिया टेंडरनेस नहीं है, रिलैक्स है, सॉफ्ट है और इलास्टिसिटी है। और परसिस्टेंस माल प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, यानी कि इसमें जो फीटस का क्या होगा, माल प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो नॉर्मल प्रेजेंटिंग पार्ट हो, ठीक है, यानी कि ब्रीच वगैरह हो सकता है। और जो हेड होता है वो फ्लोटिंग पे रहता है, उसका मतलब फ्लोट करता रहता है फीट, क्योंकि उसको स्पेस नहीं मिलता जहाँ पे उसको फिक्स होना होता है, वहाँ तो उसको प्लेसेंटा ने अपनी जगह को ले रखा होता है। और जो फीटल हार्ट होता है, साउंड उसकी जो होती है वो यूजुअली प्रेजेंट होती है। और जो स्टॉल वर्दी जो साइन होते हैं वो भी इसमें रहेंगे, यानी कि जो सॉफ्टनिंग इन द मिड लाइन ऑफ द यूट्रस जो होता है इंटीरियरली एट द फंक्शन ऑफ द यूट्रस एंड सर्विक्स, यानी कि जो यूट्रस और सर्विक्स का जो जंक्शन होता है उसमें वो जो होता है सॉफ्ट फील होता है, ठीक है, यानी कि हार्डनिंग नहीं होगी। और जो वल्वल इन्फेक्शन ये तभी हो सकता है जब इसके एग्जामिन किया जाएगा, तब देखने को मिलेगा। और जो वल्वल इंस्पेक्शन अगर देखें इसमें केवल इसमें यही कर सकते हैं वल्वल इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन इज टू बी डन टू नोट वेदर द ब्लीडिंग इज स्टिल अकरिंग और हैज़ सीज, यानी कि जब ब्लीडिंग हो रही है वो तो या तो कंटिन्यूएशन में है या वो स्टॉप हो रही है। तो जो ब्लड की जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्लड की, वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो वजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑपरेशन थिएटर के आउटसाइड जो होता है वो नहीं करना होता है। इसमें जब भी हॉस्पिटल में पेशेंट है, अगर वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो वजाइनल एग्जामिनेशन को अवॉइड करना चाहिए। और ये जो होता है अगर इसमें वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तो जो प्लेसेंटा प्रीविया होगा वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, किसके साथ, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, मतलब वो काफ़ी ब्लीड करने लगेगा, हेमरेज इसमें होगा और फिर वो मतलब डेंजरस हो सकता है, ठीक है।
कंफर्मेशन डायग्नोसिस, इसको कंफर्म करने के लिए डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें पीवी तो करना होगा नहीं, तो इसमें देखना पड़ेगा अगर पेनलेस और रिकरेंट वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि पेन नहीं हो रहा और वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है इन द सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में, तो कंसिडर करना चाहिए कि प्लेसेंटा प्रीविया है, और जब तक कि कोई दूसरा अदर कॉज ना पता चले, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड जो होता है वो इसका के थ्रू जो होता है अल्ट्रासाउंड के प्रोसीजर से इसका पता कर सकते हैं, कि डायग्नोस कर सकते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया ही है, ठीक है। तो प्लेसेंटोग्राफी का मतलब होता है लोकलाइजेशन ऑफ द प्लेसेंटा, तो उसकी लोकलाइजेशन देखने के लिए सोनोग्राफी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सोनोग्राफी में जो होता है TAS जो होगा उसका हाईली एक्यूरेट आफ्टर 38 वीक्स, मतलब कि 30 वीक के बाद में जो होता है उसका जो ये हाईली एक्यूरेसी होगी उसमें, ठीक है। TAS में, TAS का मतलब होता है ट्रांस एब्डोमिनल साउंड, ठीक है। और जो TVS होगा वो 100% एक्यूरेट होगा देन द TAS। अगर मतलब ट्रांस जो वजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करने के लिए ये तो 100% एक्यूरेट है। इसके ये जो TAS के कंपैरिजन में TVS जो होता है वो 100% एक्यूरेट होता है। अब TAS कैसे होगा, हाईली एक्यूरेट साउंड जो होती है वो आफ्टर 38 वीक्स में इसमें सुनाई देती है सोनोग्राफी में, लेकिन इसमें तो बिल्कुल विजिबल होगा अगर ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो, ठीक है ना, सोनोग्राफी जिसे बोलते हैं। और जो TPS होता है वो कलर डॉपलर फ्लो स्टडी, और TPS का मतलब होता है ट्रांस पेरिनियल अल्ट्रासाउंड भी इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और कलर डॉपलर फ्लो स्टडी कर सकते हैं, जो कि प्रोमिनेंट वीनस फ्लो इन द हाइपो ये जो हाइपोऑकिक जो एरिया होता है उसमें, ठीक है। तो हाइपोएकिक एरिया जो होता है वो होता है कि मतलब इसमें देर आर 2 सेंटीमीटर और मोर एंड कंटेन कैल्शियम डिपोजिट आर द मोस्ट लाइकली टू बी द कैंसरस, यानी कि जो यूट्रस कहने का मतलब क्या है कि जो हाइपोइकोइक जो एरिया होता है उसका मतलब होता है कि जो यूट्रस होता है वो ऑलरेडी या तो कोई एक्स्ट्रा ग्रोथ से वहाँ पर है, यानी कि कोई कैंसरस ग्रोथ वहाँ पर है, तो उसके वजह से भी कुछ जगह उसकी जो होती है वो ऑक्यूपाई है। तो प्रोमिनेंट वीनस फ्लो इन द हाइपो इसमें हो रहा है, और MRI, ठीक है, ये MRI के थ्रू भी इसकी प्लेसेंटल जो ये जो है ना प्लेसेंटोग्राफी का हम लोग मतलब कि लोकलाइजेशन ऑफ प्लेसेंटा का डायग्नोस कर सकते हैं। ये मेन इसका जो है सोनोग्राफी और MRI ही होता है, ठीक है। और जो क्लिनिकल में अगर आप देखें इससे कैसे होगा कि जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है वो इंटरनल एग्जामिनेशन करके ही पता चलेगा कि प्लेसेंटा प्रीविया है कि नहीं है। तो इसको डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा ड्यूरिंग दी C-सेक्शन, जब उसका सिजेरियन सेक्शन होगा तो हमें साफ देखने को मिलेगा कि जो प्लेसेंटा प्रीविया जो प्लेसेंटा है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो वो एग्जामिनेशन ऑफ द प्लेसेंटा करना पड़ेगा कब, जब वजाइनल डिलीवरी, अगर वजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उसके बाद फिर प्लेसेंटा का जो है वो एग्जामिन करना पड़ेगा, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो रही है। और अगर C-सेक्शन है तो वो तो वैसे ही अपने आप ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो जब वेजाइनल डिलीवरी करेंगे तो जो प्लेसेंटा है वो उसको टंग शेप का जो थिन सेगमेंट होगा वो प्लेसेंटा का टिश्यू का वो होगा, मतलब जो मेम्ब्रेन होती है मार्जिनल में वहाँ पे को वो अटैच होगा, एबनॉर्मल अटैचमेंट होगा कॉर्ड के साथ उसका, तो इससे पता चल जाएगा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन जो लेबॉर्ट्रीज इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही सब करने चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट वगैरह देख लेना चाहिए, प्लेटलेट्स का एग्जामिन करना है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड जो भी एक्टिवेटेड पार्शियल और थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम देखना चाहिए, यानी कि BTCT करा लेना चाहिए, जिससे कि पता चल जाएगा कि उसका क्लॉटिंग टाइम कैसा है और ब्लड को कितना मतलब हेमरेज किस लेवल पे हो रहा है ये पता चल जाएगा, और ब्लड टाइप यानी कि किस टाइप का उसका ब्लड है, ताकि जो भी एनीमिक पेशेंट है उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टाइमली कर सकें, ठीक है। अगर दोनों में डिफरेंट देखें मतलब बिटवीन द एब्रप्शो प्लेसेंटा और प्रीविया में, तो प्लेसेंटा प्रीविया में तो ये है फर्स्ट वाला जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया है, और ये है प्लेसेंटा एब्रप्शो। तो अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें नेचर ऑफ ब्लीडिंग की, तो इसमें तो पेनलेस होता है प्रीविया में, ठीक है, ब्लीडिंग तो होगी लेकिन पेनलेस होगी,
ठीक है। और इसमें क्या होगा, पेनफुल हो गया ब्लीडिंग, ठीक है। और इसमें जो होगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड जो होता है ये ब्राइट रेड होगा और इसमें डार्क कलर होगा अब्रप्ट शो में, ठीक है। जनरल कंडीशन जो होगी इसकी प्रोपोर्शनेट टू विजिबल ब्लड लॉस, मतलब साफ देखने को मिलेगा कि ब्लड लॉस हो रहा है पेशेंट की कंडीशन को देख के। और इसमें जो होता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन इन द कंसील्ड और मिक्स, यानी कि कंसील्ड और मिक्स जो होते हैं उसमें इतना पता नहीं चल पाता, प्रेजेंट इन 1/3 केसेस में, मतलब जो कि 1/3 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि वो प्रेजेंट होता है लेकिन कंफर्म नहीं हो पाता है, और इसमें तो कंफर्म हो रहा है, ठीक है। और फीचर जो होते हैं इसके प्री एक्लेम्पशिया के अगर फीचर देखी जाए तो इसमें प्रेजेंट होते हैं अब्रप्ट शो में, प्रेजेंट इन 1/3 केसेस में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं प्रीविया में, ठीक है। ब्लीडिंग जो होती है वो इसमें क्या होता है कि ऑफन सीजेस विद इन 1-2 आवर्स, मतलब 1-2 घंटे में ये जो होती है ब्लीडिंग स्टॉप भी हो सकती है, लेकिन अब्रप्ट शो में तो कंटिन्यू होती है, ठीक है। और एब्डोमेन का अगर एग्जामिन करें तो हाइट ऑफ द यूट्रस जो होता है इसका जस्टेशनल पीरियड के हिसाब से ही होता है, और इसमें जो होता है जस्टेशनल पीरियड के हिसाब से नहीं होता, ज़्यादा बड़ा होगा क्योंकि कंसील्ड है, तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग जो होती है आउट नहीं हो रही, वहीं पे कलेक्ट होती है अंडर द प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, इन बिटवीन द मेम्ब्रेन ना। तो जो हाइट ऑफ द यूट्रस की जो होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट होती है। और फील ऑफ द यूट्रस जो होता है सॉफ्ट और रिलैक्स होगा, इसमें टेंस और टेंडर और रिजिड होगा, ठीक है। माल प्रेजेंटेशन होगा इसमें, तो ये कॉमन है, ये प्लेसेंटा प्रीविया में जो माल प्रेजेंटेशन है इसमें जो होता है हेड जो होता है वो हाईली, मतलब जो हेड होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं होता, वो फ्लोटिंग करता रहता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। इसमें अब्रप्ट शो में। और एफएचएस जो होती है इसमें नॉर्मल होती है क्रीटा में, और इसमें तो एब्सेंट होती है एफएचएस किसमें, अब्रप्ट शो में, ठीक है। और इसमें जो होती है डीआईसी जो होता है इसमें रेयर होता है और इसमें सीवियर होता है। डीआईसी मैं ऑलरेडी प्रीवियस कल आपको बता चुकी हूँ, इसलिए आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो एसोसिएट हिस्ट्री जो होती है रेयर होती है डीआईसी की, और इसमें सीवियर होती है, ठीक है। इसमें सीवियर हाइपरटेंशन होगा, मल्टीपल प्रेजेस्टेशन पॉलीहाइड्रमनियाज भी होता है किसमें, अब्रप्ट शो में, ठीक है। और जो इसमें प्लेसेंटोग्राफी जो होती है अल्ट्रासाउंड के थ्रू, जो प्लेसेंटा होगा लोअर सेगमेंट में होता है और जो अब्रप्ट शो में होता है वो अपर सेगमेंट में सिचुएटेड होगा, ठीक है, मतलब इम्प्लांट होता है। और वजाइनल एग्जामिन करेंगे तो जो प्लेसेंटा जो जो होता है वो लेफ्ट ऑन द लोअर सेगमेंट, यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर सेगमेंट में फील होता है, ठीक है, किसमें, प्लेसेंटा प्रीविया में। और जो ये वाला होता है अब्रप्ट शो इसमें फील नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपर सेगमेंट में इम्प्लांट होता है। तो वासा प्रीविया भी इसका एक कॉज है, इसको देख लीजिए। जो वासा प्रीविया होता है वो भी ब्लीड कर सकता है, उससे की वजह से भी एपीएच होता है। तो इसमें जो होता है पैसेज ऑफ द फीटल ब्लड वेसल्स, यानी कि जो पासेज होते हैं जो फीटल ब्लड वेसल्स वो ओवर द इंटरनल ऑस, ठीक है, ओ इंटरनल ऑस जो होती है उसके ओवर से वो पास होते हैं और बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस, यानी कि फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट और जो इंटरनल ऑस होता है उसके बीच में जो होते हैं वो फीटल के ब्लड वेसल्स होते हैं। और कैसे होते हैं, इसमें वेलामेंटस इंसर्शन होता है कॉर्ड का, ठीक है, मतलब कॉर्ड का वेलामेंटस जो इंसर्शन का मतलब होता है जो जो ब्लड वेसल्स होती है वो इंसर्ट होती है इनटू द मेम्ब्रेन बिटवीन द एमनियोटिक और कोरियोनिक, यानी कि जो एम्यून और कोरियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उनके बीच में जो होती है ये वेसल्स देखने को मिलती है, इंसर्टेड रहती है और इंस्टीड ऑफ इनटू द प्लेसेंटा, और उसके साथ साथ प्लेसेंटा में भी रहती है उसी के साथ और ये जो होती है ये जो होती है आर नॉट द प्रोटेक्टेड बाय द, जो भी ये जो वेसल्स होती है ओपनली रहती है, इससे जो जो वाटरन जेली होती है इससे ये प्रोटेक्टेड नहीं रहती है, ठीक है। और देयर इज़ द जो सक्सेंचुरिएट लोब जो होते हैं ना, वो सक्सेंचुरिएट जो लोब्स होते हैं वो अक्रॉस द, मतलब जो ऑस होता है उसके अक्रॉस रहते हैं फ्रॉम द मेन प्लेसेंटा, जो मेन प्लेसेंटा होता है उससे हटके जो इंटरनल ऑस होता है उसके वो साइड में रहते हैं, मतलब उसके पास रहते हैं, ठीक है, उसको क्रॉस करते हैं जो सक्सेंचुएट लोब्स होते हैं। और इसका जो इंसिडेंस होता है ये होता है कि 1:500 जो 2500 जो प्रेगनेंसीज होती हैं वो इसका रेशियो होता है, मतलब कि 2500 में से एक
केस ऐसा इसमें देखने को मिल जाएगा। और रप्चर ऑफ द फीटल वेसल, और जब जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटिंग पार्ट में के बीच में और मेम्ब्रेन के बीच में फीटल की जो होती हैं वो ब्लड वेसल दिखती हैं, मतलब पास हो रही होती हैं ओवर द इंटरनल ऑस, तो उसमें क्या होगा कि वो रप्चर होने के चांसेस होते हैं। जब वो ब्लड वेसल रप्चर हो जाती है, वैसे तो रेयरली होती है इन प्रेगनेंसीज में, लेकिन जब वो इसमें ग्रेटर रिस्क होता है किसमें, वासा प्रीविया में। जो ब्लड वेसल्स होती हैं फीटस की नॉर्मली वो रप्चर नहीं होती हैं नॉर्मल प्रेगनेंसीज में, लेकिन वासा प्रीविया में वो ग्रेटर रिस्क होता है उनके रप्चर होने के, ठीक है। अगर वो रप्चर हो जाती हैं तो वो मतलब ऑफ द मेम्ब्रेन से, तो दीज वेसल्स में भी टॉन, और वो मसल्स जो वेसल्स होती हैं वो टॉन हो जाती हैं, यानी कि ब्रेक हो जाती हैं, और फिर वजाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो क्विकली, यानी कि जल्दी से वो वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होने लगेगी और फीटस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और फीटल ब्लड जो भी वो ब्लड लॉस होता है वो फीटल ब्लड लॉस ही होता है, और जो क्योंकि वो फीटल का ब्लड जो होता है बहुत कम होता है, तो इसलिए फीटस की डेथ हो जाती है। फीटल जो ब्लड लॉस हो रहा होता है वो फीटल ब्लड ही होता है, क्योंकि उसी की ब्लड जो होती है वो ब्लड वेसल्स रप्चर हो रही होती है, तो फीटस का ब्लड वैसे ही कम होता है, तो जब वो रप्चर हो जाएंगी तो फीटस की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और जो जो मोर्टेलिटी अप्रोच जो होती है 60% तक का पहुंच जाती है इफ़ रप्चर इज़ नॉट डिटेक्ट बिफोर डिलीवरी। अगर डिलीवरी से पहले उसको डिटेक्ट ना किया जाए तो वो फीटस की डेथ भी हो जाती है। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं जो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी, आप इसको 3 में कर सकते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन को, एक तो प्रेगनेंसी में, लेबर में और पिपेरियम में। तो प्रेगनेंसी में एपीएच हो सकता है, यानी कि एंटीपार्टम ऑफ हेमरेज हो सकता है, जो कि वेरिएंग डिग्री में हो सकता है, और फिर शॉक में भी जा सकते हैं, और माल प्रेजेंटेशन हो जाता है, हो सकता है, और प्रीमेच्योर लेबर हो जाता है, डेथ हो जाती है इसमें क्योंकि हेमरेज ज़्यादा होने की वजह से, और एबनॉर्मल प्लेसेंटल एडिजन हो जाता है, यानी कि जो प्लेसेंटा का जो एबनॉर्मल एडिजन होगा यूट्राइन वॉल में, मतलब जितना नॉर्मल, जैसे नॉर्मल एडिजन होता है ऐसा नहीं होता है, जिसमें जो एबनॉर्मल एडिजन में एक्रीटा हो सकता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा टिश्यू होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं इनटू द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द मायोमीट्रियम में। तो ये एक्सीटा होगा कि जब मायोमीट्रियम में उसके जो प्लेसेंटा टिश्यू होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी विद द हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन, ये ज़्यादातर सिजेरियन सेक्शन की हिस्ट्री में देखने को मिलता है जिसका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ हो। और एक्रीटा भी हो जाता है इसमें, जो कि एक्सटेंड हो जाते हैं कम्प्लीटली थ्रू आउट द मायोमीट्रियम, यानी कि पूरी मायोमीट्रियम जो होती है वहाँ तक, यानी कि डीपली ये उस तक का पहुँच जाते हैं इसके जो टिश्यूज़ होते हैं। और जो परक्रीटा होता है इसमें एक्सटेंड कम्प्लीटली थ्रू आउट द मायोमीट्रियम टू द सिरोसा, और यहाँ पे ये सिरोसा तक भी पहुँच जाते हैं और उससे फिर ब्लडर तक। तो ये कहने का मतलब है कि एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन आप बोल सकते हैं, जिसके वजह से भी ये देखने को मिलता है एपीएच, ठीक है। और लेबर में कैसे, लेबर में होता है कि पीआरएम हो सकता है, मतलब प्रीमेचर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो सकती है, कोट प्रोलैप्स हो सकता है, और स्लो डायलिटेशन होता है सर्विक्स का, ठीक है। आईपीएच होगा फर्दर उसको, और ऑपरेशन डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेटिव डिलीवरी, एनपीपीएच और रिटेन प्लेसेंटा, ये सब होगा। यानी कि वैसे तो जनरली प्लेसेंटा आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा क्या रहता है, रिटेन रहता है, मतलब बेबी के बर्थ के बाद भी वो आउट नहीं होता है, नहीं तो हाफ एन आवर में इसका टाइमिंग होता है कि वो आउट हो जाएगा। पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है, ठीक है, ऑपरेटिव डिलीवरी हो जाएगी, और रिस्क हो जाएगा रप्चरिंग रिस्क ऑफ जो होती है रिक्वायरिंग हिस्टेक्टमी, यानी कि आफ्टर द सिजेरियन सेक्शन मदर की कंडीशन को मतलब देखते हुए, मदर की लाइफ को बचाते हुए हिस्टेक्टमी करनी पड़ती है कभी कभी, इतनी ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। और पिपेरियम में सेप्सिस हो सकता है, सब इन्वोल्यूशन होगा और एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। पिपेरियम में जो पिपेरियम होता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द टाइम जो होता है 6 वीक का, उसमें सेप्सिस की प्रॉब्लम होगी। सब इन्वोल्यूशन का मतलब होता है कि जो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अपने नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ रहे होते हैं, ठीक है, जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं, और एम्बोलिज्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन में तो एलबीडब्ल्यू होगा, यानी कि लो बर्थ वेट होगा बेबी का, और मतलब इसमें एस्फेक्सिया हो सकता है, आईयूएफडी हो सकता है, बर्थ इंजरीज हो सकती है, और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है।
और इसके मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि एडिक्वेट एंटीनेटल केयर, यानी कि जब ANC होती है तो उसमें बहुत अच्छी से उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको एडवाइस देनी पड़ेगी। और एंटीनेटल जो डायग्नोसिस होता है ऑफ लो लाइन प्लेसेंटा एट 20 वीक्स, यानी कि 20 वीक्स में उसको विद अल्ट्रासाउंड के थ्रू उसको डायग्नोस करना पड़ेगा प्लेसेंटा प्रीविया तो है कि नहीं है, एंड रिपीट करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड को 34 वीक्स ऑफ द कंफर्म डायग्नोसिस, यानी कि जो डायग्नोसिस होती है उसको कंफर्म करने के लिए 34 वीक्स में, यानी कि 34 वीक्स टू कंफर्म द डायग्नोसिस, उसका दोबारा से क्या करना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा 34 वीक्स में। तो एक तो 20 वीक्स में करना पड़ेगा और एक 34 वीक्स में, ताकि कंफर्म हो जाए कि प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। और सिग्निफिकेंट ऑफ द वार्निंग हेमरेज शुड नॉट बी इग्नोर, अगर कोई हेमरेज हो रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कलर ऑफ द जो जो ये होता है ना, कलर फ्लो डॉपर US, यानी कि अल्ट्रासाउंड जो होती है उसको कलर फ्लो उसका डॉपर को यूज़ करके डिटेक्ट करना होता है प्लेसेंटा एक्रीटा को, ठीक है, कि ये तो कोई भी एनी एबनॉर्मलिटीज़ है। और एट होम में उसको प्रिवेंशन कैसे करेंगे, पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे और उसका ब्लड लॉस है उसको असेस करेंगे कितना तक हुआ है, HB कराना होता है, उसका ब्लड टेस्ट कराएंगे। और उसका जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन होता है उसको क्विकली देखना होता है, वजाइनल एग्जामिनेशन उसका नहीं करना होता है घर पे बिल्कुल भी। अगर उसको फिर हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है तो उसको ऐसे हॉस्पिटल में करना है जहाँ पे वेल इक्विप्ड, यानी कि वेल फैसिलिटेड जो हॉस्पिटल होगा वहाँ पे करना होगा, जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और इमरजेंसी में सीजरियन सेक्शन वगैरह कर सकें। NICU की मतलब जो NICU की वहाँ पे सुविधा हो, ताकि बेबी को वहाँ पे केयर मिल पाए। और IV डेक्सट्रोज सलाइन स्टार्ट करनी होगी उसको। और जो एडमिशन करना होगा हॉस्पिटल में, तो ऑल केसेस ऑफ APH जो होते हैं वो, चाहे वो कम ब्लीडिंग हो चाहे वो ब्लीडिंग ना हो, उसको हमेशा हॉस्पिटल में ही एडमिशन देना होता है, ठीक है। और जो ऑल APH आर टू बी एडमिटेड, उनको सबको एडमिट करना पड़ेगा। तो जनरल एंड इसमें क्या करना है, जनरल एंड एब्डोमिनल एग्जामिन करना होगा डूइंग इसमें अलोंग विद द वल्वल, और वल्वल का इंस्पेक्शन करना होता है, इंस्पेक्शन करना होगा उसको, PV नहीं करना है। क्लिनिकल असेसमेंट करना होता है, उसका ब्लड लॉस कितना हुआ है, ब्लड का सैंपल लेना पड़ेगा और उसके ब्लड के टेस्ट कराने पड़ेंगे। रिसस्टेशन करना पड़ेगा, यानी कि उसको रिसस्टेशन के लिए उसको IV लाइन स्टार्ट करनी पड़ेगी। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए उसको जो होता है वाइड बोर कैन्यूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 20 नंबर का ना लगा के उसको 18 16 इस तरीके के लगाने पड़ेंगे। लोकलाइज और प्लेसेंटा प्रीविया देखना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड के उससे देखना पड़ेगा कि कितना तक प्लेसेंटा प्रीविया उसका लोकलाइज है। और एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट में उसको नो एक्टिव वजाइनल ब्लीडिंग, अगर कोई वजाइनल ब्लीडिंग नहीं है तो प्रेगनेंसी अगर लेस देन 36 वीक्स है और गुड मैटरनल स्टेटस है और HB भी उसका ठीक ठाक है थोड़ा, तो गुड FSS है और टोटल वेल बीइंग ऑफ इज़ अश्योर्ड, अगर आप फीटल की जो वेलबींग है वो भी बिल्कुल ठीक है, तो उसका जो होता है उसको पीरियोडिक इंस्पेक्शन करना है। वल्वल पैड वगैरह देखने पड़ेंगे उसके, अगर उसको ब्लीडिंग हो रही कंटिन्यूएशन में तो उसको पैड की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कितने तक हुआ है पैड, और उसका जो फीटल सर्विलेंस ऑफ इंटरवल 2 to 3 वीक्स का। और सप्लीमेंट्री देने जो सप्लीमेंट्री जो भी हिमेटेनिक्स होती हैं और ट्रांसफ्यूज़न देना पड़ेगा ब्लड वगैरह अगर ज़्यादा लॉस हुआ है तो। और टोकोलाइसिस ऑफ द MgSO4 वगैरह इफ़ ब्लीडिंग एसोसिएटेड विद द कॉन्ट्रैक्शन, है ना। एंड डेक्सामिथाजोन देना पड़ेगा। RH जो होता है उसका RH इनकम्पेटिबिलिटी वगैरह टेस्ट कर लेना पड़ेगा वुमेन का, ठीक है। और जो एक्टिव इंटरफेरेंस है उसमें इफ़ अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो प्रेगनेंसी जो होती है मोर देन 37 वीक है और पेशेंट जो होती है वो लेबर में है तो, और जो FHS है उसकी एब्सेंट है तो ग्रॉस फीटल माल फॉर्मेशन है, तो इसमें एक्टिव इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। और इसमें फिर जो 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है अल्ट्रासाउंड करेंगे तो अल्ट्रासाउंड में जो एविडेंस है वो होगा प्लेसेंटल जो एज होता है उसका 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है अगर इंटरनल ऑस से, तो इंटरनल एग्जामिन करना होगा OT के अंदर, और उसका ARM करना पड़ेगा, यानी कि आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करनी पड़ेगी, साथ में ऑक्सीटोसिन ड्रिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। और सेटिस्फैक्ट्री जो प्रोग्रेशन, अगर लेबर पेन उसका सेटिस्फैक्ट्री है तो वजाइनल डिलीवरी कर सकते हैं। अगर उसका जो ब्लीडिंग कंटिन्यूएशन में है और लेबर उसका जो नो लेबर इनिशिएशन और कोई भी लेबर
प्रॉब्लम मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो सी सेक्शन उसका करने के लिए शिफ्ट करना पड़ेगा ओटी में। और अगर प्लेसेंटल जो होता है एज विथ 2 सेंटीमीटर ऑफ द इंटरनल लॉस, मतलब जो इंटरनल लॉस है उसके 2 सेंटीमीटर तक प्लेसेंटा का एज है, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया जो होता है टाइप 1 का है, तो उसमें कोई इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना, सिजेरियन सेक्शन के लिए उसको ले जाना है। और डिलीवरी बाय द सिजेरियन सेक्शन, मतलब डिलीवरी करानी है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू, बर्थ करानी है उसको। और उसका जो रूल होगा यानी कि उसको सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ेगा उसका, अगर वो नो इंटरनल उसका कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं करना अगर मार्जिनल में है, ठीक है। और मतलब कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है, इट अकर अर्लियर इन प्रेगनेंसी, तो ये डिलीवरी जो होती है सिजेरियन सेक्शन बर्थ इज़ द रूल अनलेस इट अकर अर्लियर इन जो अर्लियर इन प्रेगनेंसी, यानी कि जो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी है उसका जो है उसको मतलब पोस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए सिजेरियन सेक्शन के लिए ही उसको देखना पड़ेगा और मतलब प्लान करना पड़ेगा। इन अ पेशेंट हुज कंडीशन इज़ स्टेबल, अगर उसकी कंडीशन स्टेबल है और एट 36 वीक से लेकर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन पहुंच चुकी है, तो उसका जो है एमनियोसिंटेसिस टू कंफर्म फीटल लंग मेच्योरिटी, तो एमनियोसिंटेसिस करना पड़ेगा फीटल के लंग की मेच्योरिटी को कंफर्म करने के लिए। अगर जो लंग मेच्योरिटी होती है वो जो होती है डीमोनस्ट्रेटेड है और पेशेंट जो होता है वो शुड बी डिलीवर्ड एट 37 to 38 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, और अर्लियर सिजेरियन डिलीवरी में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड जो इफ़ ब्लीडिंग अकर, तो इफ़ पेशेंट गोज इनटू द लेबर, ठीक है। तो ये सारा इसका देना पड़ेगा। तो प्लेसेंटा अब्रप्शो एंड प्लेसेंटा प्रीविया आपने देख लिया, तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो है ये प्लेसेंटा इस तरीके से अब्रप्शो में इस तरीके से ऊपर, ये प्लेसेंट मतलब नॉर्मल कंडीशन ये है कि प्लेसेंटा जो होता है अपर पोल में होता है और बेबी उसमें इस तरीके से रहता है, और ये नॉर्मल प्लेसेंटा है। अब यहाँ पे देखिए अब्रप्शो में क्या होगा कि प्लेसेंटा इस तरीके से, प्लेसेंटा नॉर्मली इम्प्लांट है जहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये डिटैच होना स्टार्ट हो गया, अपनी जगह से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, और जहाँ से सेपरेट होगा तो वहाँ पे ये ब्लड क्लॉट होना स्टार्ट हो गया, ब्लड स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये जो है प्लेसेंटा प्रीविया, जहाँ पे कि प्लेसेंटा प्रीविया ने क्या कर रखा, जो इंटरनल ऑस है उसको पूरी तरीके से कवर कर रखा। तो ये तो था दोनों तरीके से प्लेसेंटा। तो थैंक you guys for watching this video, and please do like, share, comment and subscribe this channel, and goodbye, take care.